Hello everyone, welcome to स्नेहा हिस्ट्री क्लासेस। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। मेरा नाम है डॉक्टर स्नेहा और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अबाउट द कंट्रीब्यूशन ऑफ गुरु अमरदास जी फॉर द डेवलपमेंट ऑफ सिखिज़्म। सो इससे पहली जो मैंने वीडियो बनाई थी उसमें हमने बात करी थी कंट्रीब्यूशन ऑफ द सेकेंड गुरु, दैट इज़ गुरु अंगद देव। उन्होंने ऐसा क्या किया जिससे कि सिखिज़्म और डेवलप होता है और ग्रो करता है। और आज हम इस वीडियो में हम बात करेंगे जो थर्ड गुरु हैं, गुरु अमरदास जी, जो थर्ड सिख गुरु हैं, उन्होंने ऐसी कौन कौन से स्टेप उठाए, ऐसी कौन कौन सी चीज़ें करी जिससे कि सिखिज़्म और ज़्यादा डेवलप होता है और ज़्यादा ग्रो होता है। बट शुरू करने से पहले मेरा आप लोगों से ये सवाल है कि अगर आपको गुरु अंगद देव जी के बारे में मालूम है और अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियो देखी है तो आप या आंसर मुझे ज़रूर बताएंगे। तो क्वेश्चन आपसे ये होगा कि गुरु अंगद देव जी ने लिटरेचर से रिलेटेड कौन सी डेवलपमेंट करी थी जिससे कि सिखिज़्म और ज़्यादा स्प्रेड होता है, ग्रो करता है और डेवलप करता है। तो जो भी आपका आंसर है वीडियो के कमेंट सेक्शन में बता दीजिए और इसका आंसर आपको वीडियो के एंड में मिल जाएगा। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं। सो देखिए, जो गुरु अमरदास जी हैं ये थे थर्ड सिख गुरु। ठीक है, इनका जन्म हुआ है 5 मई 1479 में। और कहाँ पे हुआ था? ये हुआ था अमृतसर में। और ये थर्ड सिख गुरु थे, जैसा कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया। और इनके अंडर आप देखेंगे सिखिज़्म में काफ़ी मतलब डेवलप करता है सिखिज़्म, और काफ़ी आप देखेंगे इसकी पॉपुलैरिटी होती है और कुछ चेंजेस भी आपको इसके अंदर देखने को मिलेंगे। वो है मंजी सिस्टम। तो एक नई चीज़ जो गुरु अमरदास जी ने इंट्रोड्यूस करी थी वो थी मंजी सिस्टम। ठीक है, और वैसे गुरु नानक देव जी ने इसके बारे में ऑलरेडी कहा है, बट इसको प्रॉपरली जो आप करेंगे वेल स्टैब्लिश जिसने किया था वो किया था गुरु अमरदास जी ने। सो अब हम जल्दी से देख लेते हैं कि व्हाट वर द कॉन्ट्रीब्यूशंस ऑफ गुरु अमरदास जी। तो सबसे हम पहले बात करेंगे इसमें इन्हों का सबसे बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन था, वो था कंस्ट्रक्शन ऑफ बाउली एट गोइंदवाल। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पे इमेज दिख जाएगी। तो ये एक बाउली का कंस्ट्रक्शन किया था इन्होंने गोइंदवाल में। ठीक है, और यहाँ पे आप देखेंगे ये बाउली में आपको दिखेंगे 84 स्टेप्स है। जब आपको बाउली नीचे की तरफ उसमें जाना है, बाउली एक वो जगह होती है जहाँ पे अंदर आपको जाके पानी मिलेगा। ठीक है, सो वहाँ पे आपको 84 स्टेप्स नीचे उतरना पड़ेगा, जैसा कि आप इस पिक्चर में देख रहे हैं, और फिर आप बाउली तक पहुँच सकते हैं। ठीक है, और ऐसा माना जाता है कि ये जो 84 स्टेप्स हैं, अगर आप ये उतर के फिर बाउली में अगर आप स्नान कर लेते हैं तो उससे जो है कि जो 84 लाख साइकिल्स हैं, बोलते हैं ना हम 84 लाख जोनियाँ जीते हैं, उसके बाद हमें जो है मोक्ष मिलता है, या हम जो है साइकिल ऑफ लाइफ, ये जो बर्थ एंड डेथ का जो साइकिल है, ठीक है, उससे हमें मुक्ति मिल जाती है। तो ये 84 जो स्टेप्स है वो 84 लाख जो हमारी साइकिल ऑफ लाइफ है उसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो अगर आप ये 84 लाख की जो ये स्टेप्स है इसको क्रॉस कर लेंगे, सो यू कैन, जो कि ये जो साइकिल है लाइफ का, बर्थ एंड डेथ का, उससे आपको मुक्ति मिल जाती है। और इससे क्या होता है, इट गेव अ न्यू आइडेंटिटी टू सिखिज़्म, कि इससे जो सिखिज़्म को एक नई आइडेंटिटी मिलती है, उसको एक नया पिलग्रिमेज सेंटर मिलता है। कि अब आप देखेंगे कि जो सिख लोग हैं, जो सिख फॉलोअर्स हैं, वो अब जो है बाउली, ये जो गोइंदवाल में बनाई गई है, यहाँ पे वो विजिट करेंगे और वो एक उनके लिए एक इम्पॉर्टेंट पिलग्रिमेज सेंटर बन जाता है। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं कंपाइलेशन एंड कंपोजिशन ऑफ गुरबानी। सो दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कि देखिए, जन्म साखी लिखने का शुरुआत तो ऑलरेडी आप देखेंगे गुरु अंगद देव जी ने, जो कि सेकंड सिख गुरु है, उन्होंने शुरू कर दिया था। पर उस चीज़ को ये गुरु अमरदास जी और आगे बढ़ाते हैं, और आप देखेंगे कि उन्होंने खुद, आप देखेंगे लगभग 907 जो हिम्स है वो लिखी हैं। और इसके साथ साथ उन्होंने जो है जो गुरु नानक देव जी की जो सेइंग्स थी और हिम्स थी उसको भी कलेक्ट किया है। और इसके साथ साथ जो बड़े भक्तास थे,
ठीक है, भक्ति सेंट्स थे, ठीक है, उन भक्ति सेंट्स को जो भक्ति भक्तास कहा जाता है, ठीक है। आपको मालूम है मिडीवल पीरियड में भक्ति रिफॉर्म मूवमेंट होता है जिसमें से गुरु नानक देव जी एक भक्ता थे, ठीक है, और उन्होंने सिखिज्म की स्थापना करी। सिमिलरली आप देखेंगे कि और भी इसी तरीके से बहुत सारे भक्तास थे, तो जिनकी बानियाँ या जिनकी सेइंग्स जो है वो गुरु अमरदास जी कलेक्ट करते हैं। और इसकी बात जो है आप देखेंगे कहीं ना कहीं आगे चलकर जब गुरु अर्जन देव जी उन्होंने आदि ग्रंथ कंपाइल किया तो उसमें ये जो भी कलेक्शन गुरु अमरदास जी ने करी थी वो फिर आगे उनको हेल्प करती है आदि ग्रंथ को कंपाइल करने के लिए, और उनका काम जो है और आसान हो जाता है। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं। नेक्स्ट आता है डेवलपमेंट ऑफ द मंजी सिस्टम। देखिए मंजी सिस्टम को हम नेक्स्ट वीडियो में और डिटेल में पढ़ेंगे, बट यहाँ पे थोड़ा सा मैं आपको मंजी सिस्टम के बारे में बता देती हूँ। तो देखिए आपको मालूम है कि अब गुरु अमरदास जी के आते आते सिखिज्म की पॉपुलैरिटी बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी थी और ये बहुत दूर दूर के एरिया में जो है फैल चुका था। तो अब यहाँ पे ज़रूरत थी कि इस सारी चीज़ों को कैसे मैनेज किया जाए। तो इसी वजह से जो एरिया था अंडर द सिक्स, इसको डिवाइड किया जाता है 22 मंजीज में, और यहाँ पे आप देखेंगे विच इज़ फर्दर डिवाइडेड इनटू पीरीज। तो आप देखेंगे ये जो मंजी है यहाँ पे एक जो है जो डिज़र्व करता है मेन एंड वुमेन, उसको वहाँ पे वो एरिया सौंप दिया जाता था और वो गुरु की जो टीचिंग्स है और गुरु की जो बातें हैं वो आगे लोगों तक पहुँचाते थे। देखिए अभी क्योंकि पॉपुलैरिटी बढ़ गई है तो उससे हुआ क्या है कि जो गुरु हैं गुरु अमरदास जी, उनका हर जगह जाना बहुत ही मुश्किल है, और अब क्योंकि वो गोइंदवाल में रहते हैं तो उनसे मिलने के लिए भी सिख दूर दूर से आते हैं, तो उनको मेक श्योर करना था कि वो सारी चीज़ों को कैसे जो है मैनेज कर सके और उनको कैसे ऑर्गेनाइज कर सके। तो उसी की वजह से इन्होंने मंजी सिस्टम शुरू किया जिसमें पूरी एरिया को इन्होंने 22 मंजीज में डिवाइड कर दिया, और वहाँ पे इन्होंने अपने रिप्रेजेंटेटिव भेजे जो कि वहाँ पे जाकर जो क्या कर रहे हैं, जो कि गुरु जो भी बातें बता रहे हैं, जो भी उनकी रिलीजियस बिलीव्स हैं, जो भी टीचिंग्स हैं, उसको वो आगे चलकर प्रोपोगेट कर रहे हैं, लोगों को वो चीज़ें बता रहे हैं। और इसके साथ उनका एक और इम्पॉर्टेंट काम था, वो था दसवंध कलेक्ट करना। वो जो ऑफरिंग्स हैं उसको भी कलेक्ट कर रहे हैं और फिर फर्दर लाके वो गोइंदवाल में गुरु जी को डिपॉजिट करवा दे रहे हैं। और इसका मेन पर्पस क्या था, एक तो सिखिज्म को यूनाइट करना, क्योंकि गुरु तो नहीं जा पा रहे हैं तो उसकी जगह उनके रिप्रेजेंटेटिव होंगे जो लोगों को बताएंगे कि क्या सही चीज़ें जो उनको करनी चाहिए। तो ये था मंजी सिस्टम, बाकी इसको हम अलग से भी और डिटेल में पढ़ेंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं वेहमेंट अटैक ऑन उदासीज एंड एसेटिसिज्म। तो देखिए गुरु अंगद देव जी ने भी ये मेक श्योर किया था कि उदासीज को कंडेम किया था। उदासीज एक्ट आपको मालूम है, जो बाबा श्रीचंद थे जो कि गुरु नानक देव जी के बड़े बेटे थे, ठीक है, वो गुरगद्दी चाहते थे, ठीक है, बट जो गुरु नानक देव जी हैं और जो बाबा श्रीचंद हैं उनकी जो बिलीव्स हैं वो मैच नहीं करते थे। क्यों नहीं करते थे? क्योंकि जो बाबा श्रीचंद है वो एसेटिसिज्म पे बिलीव करते थे। वो चाहते थे सब छोड़ छाड़ के चले जाओ जंगल में और वहाँ पे आप अपनी जो भी साधना है उसको करिए। बट गुरु नानक देव जी आपको पता है उन्होंने 35 ईयर्स तक ट्रैवल किया, उदासीस ट्रैवल किए अपने, और उसके बाद उन्होंने डिसाइड किया कि एसेटिसिज्म जो है वो बिल्कुल ठीक नहीं है, भगोड़ापन बिल्कुल ठीक नहीं है। ज़रूरत ये है कि आप लोगों के साथ रहकर ही आप जो भी परमात्मा को अगर याद करना चाहते हैं, उनको वर्शिप करना चाहते हैं, तो आप अपनी जिम्मेदारियों को निभा कर भी वो चीज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो इसी वजह से क्योंकि बाबा श्रीचंद वो फिलॉसफी को टीच कर रहे थे, इसी वजह से आप देखेंगे जो गुरु अमरदास जी हैं उन्होंने भी एसेटिसिज्म पे या उदासी सेक्ट को अटैक करते हैं, और उन्होंने ये कहा दैट गुरु नानक हिमसेल्फ वाज अ हाउस होल्डर एंड लेड एम्फेसिस ऑफ फैमिली लाइफ, जो कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि वो एसेटिसिज्म को छोड़ के करतारपुर में सेटल होते हैं गुरु नानक देव जी अपनी फैमिली के साथ, और वहाँ पे वो एक हाउस होल्डर की लाइफ को जीते हुए गॉड को वर्शिप भी करते हैं, कॉन्ग्रीगेशन भी करते हैं, लंगर करते, संगत करते और इस तरीके से सिखिज्म को स्टैब्लिश करते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं कंट्रीब्यूशन ऑफ द इंस्टीट्यूशन ऑफ लंगर। सो देखिए लंगर बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर है सिखिज्म का, ठीक है। सो लंगर और संगत तो जो कि गुरु नानक देव जी ने ये दोनों इंस्टीट्यूशन शुरू करे थे, और आगे चलकर आप देखेंगे चाहे वो गुरु अंगद देव जी हो, अब गुरु अमरदास हो, और आगे भी जितने भी 10 गुरु रहे हैं, सारे जितने भी गुरु रहे हैं उन्होंने इसको और आगे बढ़ाया है, ठीक है, और इसको एक
बहुत इंपॉर्टेंट फीचर बनाया है सिखिज्म का। क्यों बनाया है? बिकॉज आपको पता है कि लंगर में, अगर आपको इसके लंगर और संगत के बारे में और डिटेल में जानना है तो मैंने ऑलरेडी इस पे वीडियो बनाई हुई है, आप चाहें तो पहले जाके वो देख लीजिए, ठीक है। सो लंगर में बेसिकली क्या है, सब एक साथ बैठ के खाना खाते हैं, चाहे वो गुरु हो, चाहे जो भी लोग दरबार, जो भी लोग गुरुद्वारे में आ रहे हैं, वो सब एक साथ बैठ के जो है खाना खाते थे। तो जिससे बेसिकली हो क्या रहा है, एक सेंस ऑफ यूनिटी डेवलप हो रही है, ब्रदरहुड डेवलप हो रहा है, ब्रदरहुड मैनकाइंड जो है वो ग्रो कर रही है। और इट इज समहाउ अटैकिंग द कास्ट सिस्टम, जो कि समाज में बुराइयां हैं, जिसमें कि आप देखेंगे भेदभाव है, उस चीज़ के ऊपर वो डायरेक्टली अटैक करती है। और इस तरीके से एक और चीज़ हो रही है, सोशल सर्विस की भावना भी लोगों के अंदर पैदा होती है। क्यों? क्योंकि जो भी गुरु के दरबार में आएंगे वो क्या करते थे, वो जाएंगे किचन में, खाना भी बनाएंगे, वो सर्व भी करेंगे, वो खाना खाएंगे सबके साथ बैठ के, और फिर जाके यूटेंसिल्स भी क्लीन करते थे। तो इससे हो क्या रहा है कि आपके अंदर वो भावना डेवलप होती है कि आपने दूसरे लोगों की मदद करनी है। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं सोशल रिफॉर्म्स ऑफ गुरु अमरदास जी। तो उन्होंने समाज सुधार से रिलेटेड क्या चीज़ें करी थी उस पर हम बात कर लेते हैं। तो देखिए इन्होंने बहुत सारी चीज़ें करी हैं रिलेटेड टू सोशल रिफॉर्म्स, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे अटैक ऑन कास्ट सिस्टम एंड अनटचेबिलिटी। देखिए शुरुआत तो इसकी गुरु नानक देव जी ने ही कर दी थी, जब उन्होंने इस्टेब्लिश किया था इंस्टीट्यूशन ऑफ संगत एंड लंगर, जो कि मैंने अभी आप लोगों को ऑलरेडी बताया। और ये इंस्टीट्यूशन कहीं ना कहीं डायरेक्टली अटैक करते हैं कास्ट सिस्टम पे और अनटचेबिलिटी पे भी। क्यों करते हैं अनटचेबिलिटी पे? क्योंकि आप देखेंगे बहुत से जो अति शूद्रास थे या शूद्रा कम्युनिटी के लोग थे, दे बिकेम द मेंबर ऑफ सिखिज्म। उन्होंने सिख धर्म को अपनाया और उनको वहाँ पे आप देखेंगे उनको एकता की भावना महसूस हुई और उनको वो इज्जत बख्शी गई। तो इसी वजह से वो कास्ट सिस्टम को बोलते हैं ये एक बहुत ही समाज की बहुत ही बड़ी बुराई है, जिसको जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी खत्म हो जाना चाहिए। नेक्स्ट हम देखते हैं एम्फेसिस ऑन इंटर कास्ट मैरिज। देखिए कहीं ना कहीं कास्ट सिस्टम अगर आप रखना चाहते हैं, ठीक है, तो अगर सेम कास्ट में ही आप मैरिज करेंगे तो उससे होता क्या है कि कास्ट सिस्टम प्रिजर्व होता चला जाता है। तो इसी वजह से गुरु अमरदास जी ये चीज़ बोलते हैं कि इंटर कास्ट मैरिजेस होनी चाहिए, तभी आप देखेंगे कास्ट सिस्टम भी ब्रेक होगा, जब अलग अलग जातियों में विवाह होगा। तो इसी वजह से वो एक अपना खुद भी एक पर्सनल एग्जाम्पल सेट करते हैं, जहाँ पे वो क्या करते हैं, जो उनकी डॉटर है जिनका नाम था बीबी भानी, उसकी शादी करवाते हैं भाई जेठा से, जो कि एक थोड़े नीचे तबके के इंसान थे और जो कि बॉइल्ड ग्राम्स को सेल करते थे, ठीक है। तो जो भाई जेठा है आगे चलकर ये अगले सिख गुरु भी बनते हैं, ठीक है। सो बिकॉज ही वाज सो डेडिकेटेड, वो गुरु अमरदास जी को पूरे दिल से सर्व करते थे, सिखिज्म को दिल से फॉलो करते थे, उसका प्रचार प्रसार करते थे। मतलब ही वाज अ फेथफुल और ट्रस्टवर्दी डिसाइपल, जो कि आगे चलकर इसी वजह से वो जो है नेक्स्ट गुरु भी बनते हैं। तो इस वजह से आप देखेंगे गुरु अमरदास जी ने खुद एक एग्जाम्पल सेट किया, जहाँ पे उन्होंने अपनी डॉटर की शादी जो है ऐसे इंसान के साथ कराई, तो एक एग्जाम्पल सेट किया। और इसी वजह से वो अपने लोगों को भी यही कहते हैं, अपने फॉलोअर्स को, डिसाइपल्स को यही कहते हैं कि आप भी हो सके, जितना हो सके उतना ज़्यादा इंटरकास्ट मैरिजेस को प्रमोट करिए और एक्सेप्ट करिए। नेक्स्ट आता है विडो रिमैरिज। तो आप सबको मालूम है कि समाज की ये बहुत बड़ी बुराई थी उस समय पे कि जो विधवा थी उनको दोबारा शादी करने का हक नहीं था, और जिसकी वजह से क्या होता था, विडो की कंडीशन बहुत ही खराब होती थी, ठीक है। उनको इमोरल एक्ट्स में डाला जाता था, उनके ऊपर बहुत ज़्यादा अत्याचार किया जाता था। तो यहाँ पे गुरु अमरदास जी आते हैं और वो कहते हैं कि नहीं, विडो जो विधवा है उनका पुनर्विवाह का बिल्कुल हक है, वो चाहे तो वो दोबारा शादी कर सकती है, क्योंकि अगर वो दोबारा शादी करेंगी तो उससे क्या होगा, उनके कष्ट जो है वो कम हो जाएंगे। सो इस चीज पे ये एम्फसाइज करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है एबॉलिशन ऑफ सती एंड पर्दा। सो सती सिस्टम बहुत ही बुरी, मुझे लगता है समाज की बुराई है, बहुत ही बुरी चीज़ है कि आप देखेंगे एक जिंदा औरत को एक पति के फ्यूनरल पायर पे जलने को ज़बरदस्ती भेजा जाता है, ठीक है। सो ये बहुत ही बुरी प्रथा थी, जो कि बहुत अच्छी बात है कि आज के समय हमें ये प्रथा देखने को नहीं मिलती है। सो इस सती प्रथा को भी ये कंडेम करते हैं और बोलते हैं जितनी जल्दी हो सके ये ख़त्म होनी चाहिए, क्योंकि इसमें हो क्या रहा है, एक बहुत बड़ी बुराई है, क्योंकि एक जिंदा औरत को आप जिंदा जला रहे हैं, ठीक है। वो जिंदा है, शी इज़ अलाइव, उसका क्योंकि उसका पति मर गया तो उसको भी नहीं मरना चाहिए, ठीक है। सो ये देखिए, ये सब जो इविल्स आप जितनी भी पढ़ते हैं उससे क्या पता लगता है कि औरतों के ऊपर कहीं ना कहीं जो है ये चीज़ें डाली गई थी,
ठीक है, कि वो पूरी तरीके से फ्रीडम उनको ना मिले, वो इंडिपेंडेंट ना हो सके, उनको हमेशा दबा के रखा जाए। तो इस समाज में आपको जितनी बुराइयां मिलेंगी वो क्यों मिलती हैं, वो इसलिए मिलती है कि आप एक पर्टिकुलर सेक्शन को हमेशा दबाना चाहते हैं, चाहे वो शूद्राज हो, अधिशूद्राज हो, चाहे वो वुमेन हो। तो वुमेन से रिलेटेड आपको बहुत सी बुराई मिल जाएगी, जैसे सती है, अभी हमने पर्दा बोला कि औरत को बाहर मुंह दिखाने का हक नहीं है। क्यों भाई, कि वो क्यों नहीं पर्दा हटा सकती। सो ये जो इविल्स थे समाज में, हम बहुत खुशनसीब है कि हम ऐसे देश में रहते हैं कि जहाँ पे अभी भी, मतलब मैं ये नहीं कहूँगी पर्दा पूरी तरीके से ख़त्म हुआ है, बहुत इंटीरियर्स में आप चले जाएंगे आपको मिलेगा, बट स्टिल जो मेजॉरिटी पार्ट है वहाँ पे हमें ऐसी चीज़ें देखने को नहीं मिलती है। सो ये जो दोनों बुराइयाँ हैं इसको भी कंडेम करने की बात करते हैं गुरु अमरदास जी। नेक्स्ट हम देखेंगे अगेंस्ट द यूज़ ऑफ इंटॉक्सिकेंट्स। ठीक है, तो देखिए क्योंकि लोग जब शराब पीते हैं, जब इंटॉक्सिकेंट्स लेते हैं, तो उनका जो बर्ताव है बहुत ही बुरा हो जाता है। ठीक है, आपको एक अल्कोहलिक पता है वो कैसे बिहेव करता है, तो इसी जिसकी वजह से उसकी मेंटल और फिजिकल हेल्थ दोनों ही इफेक्ट होती है। तो इसी वजह से गुरु अमरदास जी अपने फॉलोअर्स को कहते हैं कि वो जो है इस तरीके की चीज़ों का इस्तेमाल ना करें। नेक्स्ट हम देखते हैं आस्क्ड हिज फॉलोअर्स टू सेलिब्रेट फेस्टिवल्स एट गुरुज प्लेस इन गोइंदवाल। देखिए यहाँ पे कुछ नई चीज़ें करने की गुरु अमरदास जी कोशिश कर रहे थे। वो क्या करते हैं, पहले तो वो कहते हैं कि कोई भी रिचुअल है, जैसे कि बर्थ का रिचुअल है, डेथ का रिचुअल है, मैरिज का रिचुअल है, इसमें पहले क्या होता था कि ब्राह्मण को या पंडित को बुलाया जाता था और वो जो भी चीज़ें बोलते थे, मंत्र जाप करते थे और उसके हिसाब से जो है रिचुअल परफॉर्म किया जाता था। तो यहाँ पे वो इस चीज़ को कंडेम करते हैं और वो कहते हैं कि आपको किसी भी ब्राह्मण को और इन सब चीज़ों को बुलाने की ज़रूरत नहीं है। और इसी वजह से आप देखेंगे जो नेक्स्ट है, इंट्रोड्यूस आनंद कारज मैरिज सेरेमनी। वो बोलते हैं किसी भी रिचुअल में आपको ब्राह्मण की या पंडित की प्रेजेंस की ज़रूरत नहीं है, आप चाहें तो उस चीज़ को खुद कर सकते हैं। तो इसी वजह से उन्होंने एक अलग मैरिज सेरेमनी शुरू करी जिसका नाम था आनंद कारज। तो अगर आप सिख मैरिज देखेंगे तो उसमें फेरे नहीं होते हैं, मतलब ऑब्वियसली फेरे तो आप देखो, अगर आप कभी गए हो, आपने कोई सिख वेडिंग अटेंड करी होगी तो आप देखेंगे 4 फेरे होते हैं, बट वो गुरु ग्रंथ साहिब के उनके आसपास लिया जाता है रादर देन एक फायर ऑल्टर के सराउंडिंग्स में उसके अराउंड लेना। तो वो थोड़ा अलग हो जाता है। इट इज़ वेरी सिंपल, बिल्कुल पैसा नहीं लगता है इसमें, आसान होता है। ठीक है, सो ये जो सेरेमनी है ये इंट्रोड्यूस करी गई, क्यों करी गई, जिससे कि जो ये रिचुअल्स हैं इन मतलब जो भी जिसमें आप देखेंगे पंडित की या इन सब चीज़ प्रेजेंस है और इसके साथ बहुत एक्सपेंसिव है, वो चीज़ को कम किया जाए। और दूसरी चीज़ उन्होंने बोली सेलिब्रेट करना फेस्टिवल्स। तो उसमें क्या था, देखिए पहले भी बहुत सारे हिंदू फेस्टिवल्स वो सेलिब्रेट करते थे, जैसे माघी हो गया, दिवाली हो गया, बैसाखी हो गया। सो वो जो फेस्टिवल्स है वो बहुत समय से लोग सेलिब्रेट करते आ रहे हैं। बस वहाँ पे वो ये एक चीज़ कहते हैं गुरु अमरदास जी की थोड़ा सा आपको इसमें कुछ अलग तरीके से आपको इसको आप जो है सेलिब्रेट करना है। कैसे करना है, तो वो कहते हैं, वो इंस्ट्रक्ट करते हैं अपने डिसाइपल्स को टू असेंबल एट द गुरुज प्लेट एट गोइंदवाल। मतलब गुरु जी जहाँ गोइंदवाल में रहते हैं वहाँ पे सारे आए और सब एक साथ मिलकर उसको सेलिब्रेट करें। सो जिससे होगा क्या, इट विल प्रमोट द स्पिरिट ऑफ ब्रदरहुड एंड यूनिटी। तो लोगों में आपसी भाईचारे की भावना बढ़ेगी, ठीक है, और एकता कहीं ना कहीं आएगी। और इसकी वजह से क्या होगा कि लोग छोटी छोटी गैदरिंग्स टाइम टू टाइम होती रहेंगी जिससे कि लोग एक साथ कनेक्टेड रहें। ठीक है, सो ये था सोशल रिफॉर्म्स ऑफ गोइंदवाल। इसके अलावा भी एक दो तीन चीज़ें और हैं, जैसे कि इसमें एक और चीज़ आती है अकबर्स मीटिंग विद गुरु एट गोइंदवाल। तो देखिए ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ हुई थी कि गुरु अमरदास जी के पॉन्टिफिकेट में जब वो गुरुशिप में होते हैं तो आप देखेंगे अकबर, जो एम्परर अकबर है, जो मुगल एम्परर थे, वो विजिट करते हैं गोइंदवाल को। और यहाँ पे जो है वो काफ़ी ही वॉज हाईली प्लीज टू मीट द गुरु, काफ़ी खुश होते हैं गुरुजी से मिलकर और उनको जो है वो ग्रांट प्रोवाइड करते हैं। तो उनको और उनकी बेटी को वो ग्रांट प्रोवाइड करते हैं और जिसकी वजह से होता क्या है कि कहीं ना कहीं गुरु जी की भी प्रेस्टीज में इंक्रीज होता है। ठीक है, उनकी पॉपुलैरिटी और ज़्यादा बढ़ती है क्योंकि उस समय जो देश का आप कह सकते हैं राजा है या जो अकबर थे मुगल एम्परर, ठीक है, वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट, एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग, वो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पोजीशन पे थे। तो अब ऐसा इंसान अगर विजिट करता तो डेफिनेटली सिखिज्म की पॉपुलैरिटी और ज़्यादा बढ़ती है। सो ठीक है, तो यही था आज का वीडियो। बाकी अब मैं आती हूँ सवाल के ऊपर जो मैंने आपसे पूछा था, जिसमें मैंने कहा था लिटरेचर से रिलेटेड क्या डेवलपमेंट करी थी गुरु अंगद देव जी ने। तो मेरे पास स्लाइड्स है उससे रिलेटेड और आपको उसका आंसर भी मिल जाएगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ उन्होंने क्या करी थी, गुरुमुखी अल्फ़ाबेट इंट्रोड्यूस किया था, जिसकी वजह से इन्होंने जो पुरानी पंजाबी स्क्रिप्ट थी उसको मॉडिफाई किया। ठीक है, जिससे कि जो लोग हैं वो नई स्क्रिप्ट का जो है इस्तेमाल कर सके और इस तरीके से पंजाबी भाषा जो है लिखी जा
सके। और इसमें इन्होंने और क्या किया, इन्होंने इससे रिलेटेड एजुकेशन को भी स्प्रेड किया। तो जो टीचिंग्स हुई तो उसमें कोशिश की गई जो गुरुमुखी स्क्रिप्ट जो इन्होंने बनाई है उससे रिलेटेड या पंजाबी में लोग बच्चों को पढ़ाया जाए, ठीक है। और इसके साथ साथ रिलीजियस एजुकेशन इम्पार्ट करने की भी ये बात करते हैं। सो थैंक यू सो मच, यही था आज का वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। सो अगर आपको वीडियो पसंद आया है सो डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल, लाइक शेयर एंड कमेंट, हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा आप इस वीडियो को शेयर करिए और कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। और अगर आपके कोई सजेशंस है, कोई फीडबैक्स है, कुछ भी है तो आप वो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में मुझे पूछ सकते हैं। थैंक यू so much for watching the video. I'll see you in the next video. Till then, take care, stay safe.